Hello friends, myself Nikhil Gupta and today we are going to discuss विवाद से विश्वास एक्ट 2020। जैसा कि आप जानते हैं, सभी ने सुना होगा, विवाद से विश्वास स्कीम अभी न्यूली लॉन्च हुई है मार्च महीने में, जिसकी अप्रूवल 17 मार्च को पार्लियामेंट में मिल गई थी। प्रेसिडेंट ने स्वीकृति दे दी थी। उसके तहत एक विवाद से विश्वास स्कीम शुरू की गई गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर सिर्फ हमें टैक्स अमाउंट ही, जो डिस्प्यूटेड टैक्स है वही पे करना पड़ता है। उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी की हमें छूट मिलती है, हमें वेवर में मिल जाता है। तो इसी से रिलेटेड प्रोविजंस हम आगे पढ़ेंगे आज। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एनालिसिस ऑफ द स्कीम। इसमें ये बताते हैं, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द विवाद से विश्वास स्कीम इन द बजट 2020 विच इज intended to reduce or simplify the litigation under which an assessee is not required to pay heavy penalties and interest in case of any pending dispute with the department. Only pending tax have to be paid. फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें बोला है कि हमें रिड्यूस और सिंप्लीफाई लिटिगेशन, इस पर्पस के लिए हमें ये विवाद से विश्वास स्कीम आई कि हमें अपना लिटिगेशंस का जो प्रोसेस है वो रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है, ताकि डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू हो और असेसी को भी बेनिफिट हो। उसको खाली टैक्स देना पड़े, हैवी पेनल्टीज और इंटरेस्ट इसके अंदर हमें वेव ऑफ कर दिया जाएगा और डिपार्टमेंट के पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और असेसी भी ये लिटिगेशन की टेंशन से बचेगा। इसीलिए इस स्कीम इंट्रोड्यूस हुई बजट 2020 के लिए और 17 मार्च 2020 को इसकी असेंट मिली प्रेसिडेंट से, वहीं तभी से ये स्कीम लागू हुई। सेकंड पॉइंट है, दिस प्रपोज स्कीम हैज़ बीन रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 17 मार्च 2020 एंड बिकम द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020। अब वाई विवाद से विश्वास स्कीम, वाई विवाद से विश्वास स्कीम, ये बोलना कि ये स्कीम लाई क्यों हुई, इसका पर्पस जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा एक बार नंबर्स पे भी हम ध्यान देते हैं। एज पर द रिकॉर्ड्स द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देयर आर मोर देन 4,50,000 pending cases before the appellate authority under which an amount of more than 9 trillion rupees is outstanding on the part of the assessee in these appeals। 4,50,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, तो कितना अमाउंट स्टक होगा इसके अंदर, आप समझ सकते हैं। तो इन्हीं कारणों से ये स्कीम लाई गई। दिस स्कीम एम्स एट स्पीडी एंड हैजल फ्री रिकवरी ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज। एलिजिबिलिटी ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम, कौन कौन सी असेसी एलिजिबल हैं विवाद से विश्वास स्कीम लेने के लिए, जिनकी अपील्स अपील अथॉरिटी के आगे रखी हुई है। अपील्स रिट पिटिशनर्स, स्पेशली पिटिशनर्स फाइल्ड बाय द डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2020। 31 जनवरी 2020 से पहले अगर डिपार्टमेंट ने या एसएससी ने अपील फाइल कर रखी है कहिए, तो ही हम इस स्कीम के अंदर आ सकते हैं। ध्यान रखिए, 31 जनवरी 2000 से पहले ये अपील फाइल होनी चाहिए। वेयर एन ऑर्डर इन एन अपील और इट हैज़ बीन पास्ड बाय द अपीलेट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टाइम फॉर फाइलिंग अपील हैज़ नॉट एक्सपायर्ड। अगर कोई ऑर्डर आ गया है अपील के अंदर, अगर अपील ऑडिट में हम अपील अथॉरिटी ऑर्डर पास कर चुकी है, लेकिन फाइलिंग अपील हैज़ नॉट एक्सपायर्ड फॉर, इसके अगेंस्ट फाइल करने का जो टाइम है अगर नहीं निकला है 31 जनवरी से पहले, तो हम अपील फाइल कर सकते हैं। केसेस पेंडिंग बिफोर डीआरपी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, अंडर सेक्शन 144 से तो भी कर सकते हैं। केसेस वेयर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल हैज़ इशूड एनी डायरेक्शंस बट ऑर्डर हैज़ नॉट बीन, अगर डायरेक्शंस दिए हैं, ऑर्डर हैज़ नॉट बीन येट बीन पास्ड बिफोर 31 जनवरी तो भी कर सकते हैं। केसेस वेयर एसएससी हैज़ फाइल्ड अपील्ड फॉर रिवीजन अंडर 264 के रिवीजन है तो भी कर सकते हैं। केसेस इंक्लूडिंग disputed tax including interest, penalty and such tax in relation to an assessment और रीअसेसमेंट, कोई असेसमेंट और रीअसेसमेंट का हमारा केस है जिसके अंदर हमारा टैक्स भी डिस्प्यूटेड है, इंटरेस्ट पेनल्टी भी डिस्प्यूटेड है, तो भी हम कर सकते हैं। केसेस इंक्लूडिंग डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, पेनल्टी, डिस्प्यूट फीस भी, तो देयर इज नो टैक्स डिस्प्यूट, अगर हमारा टैक्स का डिस्प्यूट नहीं है लेकिन हमारा जो अपील फाइल की गई है वो फाइल की गई है अगेंस्ट डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, डिस्प्यूटेड पेनल्टी, डिस्प्यूटेड फीस, तो भी हम केसेस इसके अंदर ला सकते हैं। डिस्प्यूटेड वेयर पेमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड एंड केसेस इंक्लूडिंग डिस्प्यूटेड टैक्स ड्यू ऑन नोटिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई हमें नोटिस आया है उसकी
हमने पेमेंट कर दी थी, अगर पेमेंट कर दी थी, एंड केसेस इंक्लूडिंग डिस्प्यूट टैक्स ड्यू टू नोटिस के चक्कर में वो हो नहीं पाया है, तो भी हम इस स्कीम के तहत आ सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द विवाद से विश्वास स्कीम, इसकी ड्यूरेशन क्या है? जैसे कि मैंने बताया 17 मार्च को हमारा शुरू हुआ था और 30 जून इसकी डेट थी। मैं आपको खुल के बताता हूँ। दिस स्कीम हैज़ come into force from the date of assent of the president, that is 17th March 2020, and the last date to avail this scheme without interest is 30th June, 30 जून without interest, 30 जून लास्ट डेट टू अवेल दिस स्कीम विदाउट इंटरेस्ट। मतलब 30 जून तक अगर आप स्कीम को अवेल करोगे तो आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, आप खाली डिस्प्यूटेड टैक्स पे कर दीजिए। आप 30 जून तक कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन अगर ये पहले डेट 31 मार्च थी, लेकिन अब कोविड-19 के चक्कर में ये डेट हमारी एक्सटेंड हो गई, 30 जून हो गई है। प्रोवाइडेड द लास्ट डेट विदाउट इंटरेस्ट मे बी फर्दर एक्सटेंडेड, जो 30 जून की डेट है विदाउट इंटरेस्ट वाली वो बढ़ सकती है, मे बी। एंड द डेट ऑफ क्लोजर स्कीम इज स्टिल नॉट नोटिफाइड, जो इस स्कीम की क्लोजर डेट है वो भी अभी हमारी नोटिफाई नहीं हुई है। अर्लियर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ क्लोजर ऑफ दिस स्कीम वाज 30 जून, पहले सोच रहे थे 30 जून तक हम इसको स्कीम को ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो है कोविड-19 के आने के बाद ये डेट अभी आगे बढ़ गई है, अभी नोटिफाई नहीं हुई है, लेकिन 30 जून से आगे हम बढ़ गई है। Also, the payment made after 30th June or before June and before the date of close scheme will include the payment of interest on the outstanding amount calculated. इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा 30 जून से पहले। अगर हम स्कीम अवेल नहीं करी तो उसके बाद करेंगे तो जून थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, कितना पड़ेगा वो अलग बात है। ये मैंने कुछ टर्म्स ऑफ पेमेंट का एक चार्ट बनाया है कि हम कब कब अगर स्कीम को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी। मैं बताता हूँ सर आपको। पहला पॉइंट है डिस्प्यूटेड टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन सच डिस्प्यूटेड टैक्स। अगर ये केस हो, अगर हम 30 जून तक हम ये स्कीम अप्लाई ले लें और अमाउंट 30 जून तक ले लें तो हमें सिर्फ 100% डिस्प्यूटेड टैक्स पे करना पड़ेगा। अमाउंट पेबल आफ्टर 30 जून, जैसे मैंने पहले कहा था 110% ऑफ दी डिस्प्यूटेड टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अगर अमाउंट पेबल आफ्टर 30 जून, अगर 30 जून के बाद हम ये स्कीम अप्लाई करते हैं, लेते हैं, तो हमें 110% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स है। अब 10% हमारा इंक्रीज हुआ है, इंटरेस्ट पेनल्टी लगा सकते हैं। और अगर ये सर्च का केस हो तो 100% की जगह हम 125% पे करना पड़ेगा और 110% की जगह 135% पे करना पड़ेगा। डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट और डिस्प्यूटेड पेनल्टी और डिस्प्यूटेड फीस, अगर हमारा जो डिस्प्यूट है वो खाली डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस का ही है, तो हमें अगर 30 जून तक हम स्कीम लेते हैं तो हमें 25% पे करना पड़ेगा, और 30 जून के बाद हम ये स्कीम लेते हैं तो हमें 30% पे करना पड़ेगा। डिस्प्यूटेड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी ऑन सच डिस्प्यूटेड टैक्स इज कवर्ड अंडर मैटर्स वेयर अपील फाइल बाय रेवेन्यू। अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल कर, ऊपर तो एसएससी अपील फाइल कर रहा था, अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है, डिपार्टमेंट मतलब कि डिपार्टमेंट अगर अपील फाइल कर रहा है तो उसका मतलब अपील पहले एसएससी के फेवर में हो चुकी थी, उसके बाद डिपार्टमेंट ने अपील फाइल करी है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी दी गई है एसएससी को कि आपके फेवर में अपील थी तो आप अभी 50% टैक्स पे कर दीजिए जो ऊपर मेंशन है। लाइक 100% का 50%, 110% का 55% हो गया, और सर्च के केस में 125% का 62.5%, 135% का 67.5%। इसी तरीके से अगर डिस्प्यूटेड, अगर खाली इंटरेस्ट है, पेनल्टी फीस है, अगर उसके लिए डिपार्टमेंट ने अपील फाइल करी है तो 25% का 12.5%, 30% का 15%, 50%, और सर्च के केस में 125, सर्च के 25%, हाँ, वन हाफ ऑफ 25%, वन हाफ ऑफ 30%। ये भी हमने देख लिया। इसके अंदर फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन, एक कुछ नहीं, एक डिक्लेरेशन, इसमें तो बहुत सिंपल है, इसमें डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है एसएससी को। एक लिस्ट बना के देनी पड़ती है जहाँ पे इनकी मैटर्स पेंडिंग है। एक स्टेटमेंट ऑफ डिस्प्यूट की लिस्ट बना के देनी पड़ती है हमें डिपार्टमेंट को। द टर्म डिक्लेरेशन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर दिस एक्ट बट इट कैन बी अंडरस्टूड विद इट्स लेटर मीनिंग एज पर दिस एक्ट। एन एसएससी डिक्लेरेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइल the declaration to the department in order to avail the benefit of the scheme. The declaration will include the details of the pending eligible cases and disputed amount of the respective declarant. In essence, the declaration here is a statement covering details of the dispute. जैसे कि मैंने कहा, डिस्प्यूट की डिटेल बना के हमें डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट, हम 3 स्टेप के अंदर ये बताया गया है। एसएससी विल फाइल डिक्लेरेशन टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के रैंक से कम नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के सामने मैटर पेंडिंग होते हैं, सीआईटी अपील्स के अंदर होते हैं, आईटीएटी के अंदर होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो उनके अगर सामने मैटर पेंडिंग है तो एसएससी विल फाइल डिक्लेरेशन, उनके सामने डिक्लेरेशन फाइल कर देगा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। स्टेप 2, द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी शैल फाइल विद इन 15 डेज। 15 डेज के अंदर वो हमें अमाउंट बता के दे देगी ऑफ द रिसीट ऑफ द डिक्लेरेशन। 15 डेज के अंदर वो
हमें बता के दे देगी कि आपका कितना अमाउंट पेंडिंग है। द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी shall within 15 days from the date of receipt of the declaration issue a certificate to the declarant covering the details of the tax arrear and amount payable by the declarant। एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जिसके अंदर हमारा अमाउंट हमें बता दिया जाएगा कितना हमें पे करना है, और ये सर्टिफिकेट मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर हमें वो टैक्स पे करना पड़ता है। ये स्टेप 3 में लिखा है। इन एलिजिबल केसेस कौन से हैं जो इस स्कीम को नहीं ले सकते? अगर हमारा सर्च केस है 5 करोड़ से ऊपर डिस्प्यूटेड टैक्स है हमारा, तो हम स्कीम में नहीं आ सकते। जो पहले मैंने बताया सर्च केस का, वो हमारा 5 करोड़ से कम केस के 5 करोड़ से कम थे, इसलिए हम स्कीम ले सकते थे। अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो स्कीम में नहीं आ सकते। अगर केसेस वेयर प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट अंडर द इनकम टैक्स और इंडियन पेनल कोड, अगर डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसिक्यूशन शुरू की गई है इनकम टैक्स और इंडियन पेनल कोड, तो नहीं, हम इस केस में नहीं आ सकते। अगर फॉरेन इनकम और असेट अनडिस्क्लोज्ड है, तो अनडिस्क्लोज हुई है, उसके रिगार्डिंग अपील थी, तो हम इस केस में नहीं आ सकते, इस स्कीम में नहीं आ सकते। अगर फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन से इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, वो तो हमारा केस उसके अंदर पेंडिंग है, तो हम विवाद से विश्वास स्कीम में नहीं आ सकते। और अगर केसेस वेयर पर्सन इज नोटिफाइड अंडर स्पेशल कोर्ट एक्ट 1992 और डिटेल्ड अंडर कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंट ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, अगर इस एक्ट के अंदर हमारा केसेस पेंडिंग है तो नहीं आ सकते। केसेस कवर्ड अंडर नारकोटिक्स ड्रग्स अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एनर्जी, अगर इन एक्ट्स के अंदर हमारे पेनल्टी हमारा स्कीम आई गई है, मतलब हमारा जो टैक्स निकला है, अपील फाइल करी गई है इन एक्ट्स के तहत, तो हम विवाद से विश्वास स्कीम में नहीं आ सकते। ये थी हमारी मेन चीज़ें जो हमने पढ़ी। हमने पूरी स्कीम को समझ लिया, और ये पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझ लें। थैंक यू। हम आगे भी ऐसे अच्छी वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपकी नॉलेज जो है बढ़ते रहे, अपडेट रहें आप। थैंक यू वेरी मच।